नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। लेकिन शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। आज पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं और राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खेलों का महाकुंभ यहां पर सजेगा अगले कुछ दिनों में। पीएम मोदी उद्घाटन से पहले बैठक भी करेंगे। शारदा कॉरिडोर का भी प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के सामने किया जाएगा। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने के लिए आज उत्तराखंड पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में आने वाले दिनों में खेल आयोजित किए जाएंगे और हजारों प्रतिभागी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए। पीएम मोदी आज पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आपको ये भी बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में पुलिस बल की ब्रेकिंग की गई और इस दौरान सभी को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आज होगा पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के 2 किलोमीटर तक पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी जब पीएम मोदी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और करीब 5 घंटे यहां रुकेंगे। पीएम मोदी 4 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारियां हैं। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रतियोगिताएं शामिल हैं, जिसमें योग आसन भी है। राष्ट्रीय खेल की ओपनिंग सेरेमनी देहरादून में होगी और क्लोजिंग सेरेमनी 14 फरवरी को हल्द्वानी में होगी। राष्ट्रीय पुलिस जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके तैयारियों के लिए पूर्व से हम लोग एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए कई दौर में मीटिंग्स हुई हैं, ब्रीफिंग्स हुई हैं, डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। हर वेन्यू जो है नेशनल गेम्स का, वो उसके लिए एक अलग सुरक्षा खाका तैयार किया गया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए खाका तैयार किया गया है और हम लोग हर प्रकार से इन जो राष्ट्रीय खेल हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का अवसर है इस राज्य के लिए, इसकी मेजबानी करना, तो सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से उत्तराखंड पुलिस इन नेशनल गेम्स को संपन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर हल्द्वानी से, जहां 38वें नेशनल गेम्स को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर गेम्स स्टेडियम और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ टचिंग ग्राउंड में लाखों टन कूड़ा डालने से लोगों को भी परेशानी हो रही है। गेम्स के को लेकर जो तात्कालिक उपाय हैं इसके साफ सफाई व्यवस्था के, इंक्लूडिंग द ट्रेंचिंग ग्राउंड, उसके लिए नगर निगम की हमने एक स्पेशल टीम गठित करी है। लगभग 100 कार्मिकों को उसके अंदर रखा गया है। पूरा जो साइकिल ट्रैक है जहां से ट्रायथलॉन होना है, जो पूरा ट्रैक है, उसके किनारे भी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इन कार्मिकों पर रहेगी और आज उससे उसका काम शुरू भी कर दिया है नगर निगम की टीम ने। साथ में इसमें मास्किंग से, केमिकल के छिड़काव से और अन्य जो भी टेक्निकल उपाय हो सकते हैं, ये इंश्योर करा जाएगा कि किसी भी प्रकार की दुर्गंध जो है वो खेल गतिविधियों को प्रभावित ना करे और खिलाड़ी जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं। दोनों ही उपायों पर, स्थायी और तात्कालिक समाधान पर, वर्तमान में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और ये विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ये इंश्योर करा जाएगा कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से नेशनल गेम्स पर ना पड़े। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी को फ्रॉड समिति बताया है। उन्होंने ईडी अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि तमाम अधिकारी धन उगाही का काम करते हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि बेवजह केवल बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये शुद्ध राजनीतिक रूप से बदले की भावना से काम किया जा रहा है। जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था तो 7 फरवरी को मेरे यहाँ छापा पड़ा
पाखरो टाइगर रिजर्व से मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। अगर पाखरो टाइगर रिजर्व में मंत्री को कोई लेना देना है तो मुख्यमंत्री का भी लेना देना है, फिर प्रमुख सचिव को भी लेना देना है, प्रमुख वन संरक्षक का भी लेना देना है, चीफ प्रमुख वन वाइल्ड लाइफ का भी लेना देना है। उन सबको क्यों नहीं टारगेट किया गया भाई? अगर पाखरो टाइगर सफारी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री का भी लेना देना है, क्योंकि बिना उनके दस्तखत के कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव का भी लेना देना है, सबका अधिकारियों को लेना देना है। कोई फाइल आगे बढ़ती है उस पर कोई हरक सिंह रावत या कोई भी वन मंत्री हो, वो तो बीच की भूमिका में होता है, नीचे से फाइलें आती ऊपर जाती, तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन केवल हरक सिंह रावत को टारगेट किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को जानने के लिए उत्तराखंड के पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। 20 पुलिस अधिकारी प्रयागराज महाकुंभ का अध्ययन करने जा रहे हैं ताकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा सकें। आपको बता दें कि 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगेगा, जिसको लेकर अधिकारियों की टीम गठित की गई है। महत्वपूर्ण है कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आमंत्रण पर हमारे अनेकों पुलिसकर्मी वहां ड्यूटीरत हैं, और क्योंकि 2027 में अर्धकुंभ हरिद्वार में आयोजित होगा, संपन्न होगा, उसकी तैयारी के लिए हमने एक विशेष टीम अधिकारियों की वो अलग से वहां पे एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं, जो वहां की यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उसको वहां अध्ययन करके मौके पर वहां से अपने अनुभव लेकर आएंगे। और एसडीआरएफ के लिए विशेषकर मांग की गई थी। उत्तराखंड की एसडीआरएफ की पूरी एक कंपनी वहां पे तैनात की गई है, और जो कि संगम पे उसकी एक बहुत ही संवेदनशील स्थल पे उसकी ड्यूटी लगाई गई है। और मैं आशा करता हूं कि पूर्व की भांति जिस प्रकार उत्तराखंड पुलिस महाकुंभ के आयोजनों में है, चाहे वो हरिद्वार में हो या प्रयागराज में हो, अपना बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करती आई है, तो इस बार भी ये बहुत अच्छी ड्यूटी वहां संपादित करेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आने के साथ ही राज्य के 11 नगर निगम में से 10 पर बीजेपी जीती है, जिसे लेकर देहरादून के प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भी यहां पे शामिल हुए। पूरे उत्तराखंड के अंदर निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। देवभूमि की समस्त जनता को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं, और उनकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप जो भी हमने संकल्प लिए हैं, सभी संकल्पों को हम धरातल पर उतारेंगे। और हम 10 नगर निगमों में हमने जीत प्राप्त की है, इसमें देहरादून की जीत हमारी बहुत ऐतिहासिक जीत है, पार्टी के लिहाज से और हमारे प्रत्याशी के लिहाज से। एक हमने बहुत सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ पर चुनाव में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जनता ने अपार समर्थन दिया, और इतना अपार समर्थन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। हम उनकी जिम्मेदारी को खरा उतरेंगे और जहाँ भी हमारे जो संकल्प पत्र जारी हुए हैं उन संकल्प पत्रों पर काम करेंगे। मैं जो भी विजयी प्रत्याशी हैं उन सभी को जो निर्वाचित हुए हैं, मैं अपनी तरफ से सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने देहरादून की सम्मानित जनता को उनका हार्दिक आभार करता हूँ और गणतंत्र दिवस की भी सबको बधाई देता हूँ। साथ ही एक ये जो बहुत बड़ी जीत दी है जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्य उन पे विश्वास किया है, हमारे जो विधायकगण हैं लगातार जनता के बीच में रहते हैं उन और विकास कार्य करते रहते हैं, उन सब का परिणाम है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है पूरे 100 के 100 वार्डों में, तो सबने मिलकर जो कार्य किया है और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। परंतु जितनी बड़ी मोहर लगाई है उतनी बड़ी मैं इसको जिम्मेदारी भी मानता हूँ कि उतनी अपेक्षाएं हैं, और निश्चित तौर पर जो हमने एक संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया था इसी प्रदेश कार्यालय से, वो मेरे मार्गदर्शक के तौर पे वो रहेगा। मुझे वो सारे कार्य करने हैं। निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस बार प्रदेश में 66% वोटिंग हुई।
प्रदेश में मत प्रतिशत कम होने को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की और प्रदेश में मत प्रतिशत के कम होने के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। ये चूँकि अब चुनाव संपन्न हो गया है, आगे इस प्रकार से जो है चूँकि चुनाव की जो सूचियां हैं हमारे, हम अपने पार्टी के, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था बने कि जो लोग सूचियों में नहीं हैं उनको सूचियों में दर्ज कराएं। और ये पहले अमूमन होता था, सभी लोग करते भी थे, और जागरूक मतदाता होने के नाते हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि वोटर लिस्ट का जब अंतिम प्रकाशन होता है तो उसमें ज़रूर हम लोग अपने बारे में ये जानकारी कर लें कि हमारा नाम कहीं छूटा तो नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी जो है ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो मेरी बात है वो लोगों तक पहुँचाने का काम। हरिद्वार नगर निगम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनने से विकास काम में तेजी आएगी। यह दिख रहा था कि हम 40 प्लस हमारे यहाँ पर सभासद चुनकर आएंगे और हम लोग 25 से 30 हज़ार के बीच में मेयर की वोट से हम जीतने का हमारा जो अंतर था वो हम मानकर चल रहे थे। और लगभग हमारा अनुमान जो है ये कह सकते हैं कि जो अनुमान था उसके करीब हम पहुँचे हैं। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। कांग्रेस को ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है वो उनको समझ लेना चाहिए। 11 मेयर के चुनाव थे, 11 में से 10 भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक निर्दलीय जीता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक तरह से पार्टी का कार्यकर्ता था और किन्हीं कारणों से वहाँ पर उनको टिकट नहीं दिया गया। वो चुनाव लड़ गए और जीत गए। तो कांग्रेस को वो बोलते हैं ना कि अभी जो आग है ना इनके मुंह तक आ गई है, इनकी नाक को भी महसूस नहीं हो रहा है कि शरीर जल रहा है। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर हुए हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आवास पर फायरिंग की थी और ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। दोनों के नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर झड़प भी हुई थी। तो आपको बता दें कि इस घटना को लेकर अब जिस तरह से मामला पहुंचा है आगे, उसमें कई दिनों की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत कोर्ट द्वारा दी गई है। अब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से पूछताछ होगी। तो उधर दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को जमानत मिल चुकी है। लेकिन जिस तरह से गोलीबारी का ये जो घटनाक्रम सामने आया, इससे देवभूमि उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा छवि को भी नुकसान पहुंचा और कानून व्यवस्था को लेकर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए। और यही कारण है कि इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक का बयान सामने आया और कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी और बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। क्या हो सकता है आप ये बताइए। अरे मैं अब पीछे एक सिटिंग विधायक, वर्तमान के विधायक के खिलाफ उसके घर पर जाकर कोई इतनी गोलियां चला सकता है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है, ये भी आप समझ सकते हैं। 25 सालों के अपने पत्रकारिता के मैंने इतिहास में कभी किसी विधायक के घर पर इस तरीके की सार्वजनिक फायरिंग नहीं की। तो मुझे लगता है कि सरकार सख्त कार्रवाई इस पर करेगी और होनी भी चाहिए। 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ की स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। मुझे भी यही जानकारी मिली है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सार्वजनिक वीडियो है, सार्वजनिक सीसीटीवी फुटेज हैं, ऑडियो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं उनमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। तो पूरे देश ने अब तक देख लिया है कि एक गुंडा पूर्व विधायक भाजपा का एक नेता किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर गोलियां चलाता है। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है, समझना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार महोदय ने कहा कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो कार्रवाई हुई होगी तभी गिरफ्तार हुआ। विवाद का कल चुनाव हारने के बाद वो ढंढेरा सीट भी हार गए और लंढोरा सीट भी हार गए। प्रणव सिंह अपने गुंडों के साथ आए और आकर गोलियां चला कर गए, हवाई फायरिंग की, शीशों पर की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और
किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज़्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। आज रुड़की में सोशल मीडिया से ये प्रसारित भी हुआ है और हमें जो थाने के स्तर से भी प्राप्त हुआ कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा एक वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी के कार्यालय में जाके फायर किया गया और वो वीडियो प्रसारित भी हो रहा है। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी सख्त कार्रवाई होगी इसमें वो इसमें अमल में लाई जाएगी और इसके पीछे जितने भी वेयरअबाउट्स हैं, किस कारण से हुआ है या क्या इसका इंस्टिगेशन का जो भी रहा है, उसको भी पुलिस संज्ञान में रखेगी और इस किसी भी प्रकार के इस पूरे हरिद्वार में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की किसी को ना तो अनुमति है, ना वो इस तरीके से कोई अगर ऐसी कोई कार्रवाई करता है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं इसमें खैर आम लोगों से भी अपील करता हूं क्योंकि ये इनका व्यक्तिगत या जातीय मामला है, इसको अगर इनके खिलाफ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे ही और इनके इस बहकावे में या किसी भी तरीके से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में अगर कोई और शामिल होता है तो उसको भी हम लोग सख्ती से निपटेंगे। हम लोग चेक करा रहे हैं अभी इसमें जिस तरीके से अभी चीज़ें डेवलप हुई हैं, आगे हम लोग चेक करा रहे हैं कि क्या इसके कितने लोग इसमें शामिल थे या क्या कौन लोग इसमें घायल हुए हैं, उसको भी हम लोग चेक करा रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण तो है, इसको हम लोग संज्ञान में हमने लिया है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज दिन में कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें हमारी विशिष्ट टीम लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में जो इनको सुरक्षा दी गई है शासन को हम लोगों के द्वारा यहाँ से इनकी सुरक्षा के संबंध में उनको दोबारा से एक बार विचार करने पर हम लोगों की ओर से आग्रह किया गया है। तत्काल जो पुलिस की ओर से कार्रवाई अपेक्षित हैं कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा जी के अगेंस्ट में इनके और इनके समर्थकों के विरुद्ध जो भी आवश्यक जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएंगी। देखते हैं अब क्या कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पे अरेस्टिंग दिखा रहे हैं क्या है, मुझे थाने में बुलाया था, चैंपियन साहब ने कहा था लीगल कार्रवाई देखने के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या अभी पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अभी ये मामला थोड़ा सा कानूनी हो गया, इसलिए मेरा अभी वक्त बताना उचित नहीं होगा आप लोगों को। थोड़ा सा अभी वेट करिए, अभी एकदम ज़्यादा बताना एकदम उचित नहीं होगा जल्दी में। हाँ, अगर अरेस्टिंग होगी तो फिर मेडिकल होगा उनका। अभी हिरासत में है वो, अभी देखते हैं कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं नहीं भेजते हैं मजिस्ट्रेट। जैसे अभी हरिद्वार नहीं, पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, इनसे पता लगेगा। आप बेहतर है इनसे ज़्यादा पूछें क्योंकि हमारा कोर्ट का काम है। अगर वहाँ पे आएगा तो हम ज़्यादा बता पाएंगे। अभी तो पुलिस को पता होगा, प्रशासन को पता होगा क्या कार्रवाई कर रहा है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की असली तस्वीर क्या है, हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आजकल खुलेआम दिखाई दे रही है, जहां पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सरेआम गैंगवार के साथ एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, खतरनाक हथियार लहरा रहे हैं, एक जो है खुलेआम फायरिंग कर रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री और प्रदेश के किसी मंत्री का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जनता डर के माहौल में है, ना जाने कब कौन सी बड़ी घटना हो जाए। उत्तराखंड को बिहार बनाने पर राज्य के नेता तुले हुए हैं और सत्ता का संरक्षण दोनों का है, दोनों प्रदेश सरकार के चहेते हैं। कब ये तस्वीर बदलेगी और कब सरेआम ये गुंडई समाप्त होगी, ये जनता देखना चाहती है। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है
और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है। एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है। लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, क्योंकि विषय संज्ञान में है, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। क्या कोई दोनों विधायकों के ऊपर कोई विधिक कार्रवाई होगी? देखिए, कानून का विषय है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि इस प्रकार की स्थिति निर्माण करने से प्रदेश के जो स्वरूप है, जिस प्रकार का भय का वातावरण तैयार करने का जो प्रदेश के अंदर कोशिश हो रही है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसको रोकना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।